नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस साल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं मिली। इसके साथ ही पूर्व में रखी हुई केंद्र सरकार की योजनाओं की स्वीकृति प्रदेश को मिली है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हर विभाग ने उत्तराखंड को प्राथमिकता में लेते हुए योजनाएं स्वीकृत की हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष बहुत सारी जो सेंट्रल स्कीमें हमारी, एक तो पहले तो काफी लंबे समय से जो रुकी हुई केंद्र की योजनाएं थी, उन सभी को स्वीकृति मिली है। और पिछले सालों के अगर हम देखें तो 4-4 दशक से रुके हुए जो काम है उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और इसी क्रम में जो सेंट्रल से हर विभाग ने अपने अधिकाधिक प्राथमिकता में लेते हुए उत्तराखंड को हर विभाग ने धनराशि जारी की है। हमको राज्य के विकास के लिए जो धनराशि आई है, हम लोग उसका समुचित तरीके से आगे लगाएंगे, उसको ठीक प्रकार से उसका यूज करेंगे, ठीक प्रकार से उपभोग हो। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि उत्तराखंड का ये दशक हो, उस दशक को बनाने के लिए हमारे सभी प्रयास जारी रहें। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा शुरू होने में अभी 20 दिन का वक्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि जितने भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए समुचित प्रबंध किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि अभी बर्फबारी हो रही है और तब तक मौसम काफी अच्छा हो जाएगा। अभी यात्रा प्रारंभ होने में 20 दिन है और बर्फबारी हो रही, तो मैं समझता हूं कि अभी बर्फबारी हो जाती है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में कई योजनाओं का शुभारंभ किया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 51 गांवों को अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल किया है, जिनमें फिलहाल 4 गांव नीति, माड़ी, मलारी और गुंजी में इस योजना के तहत काम चल रहा है। बता दें कि इस योजना से जुड़ी अहम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने नीति और मलारी में प्रवास किया। दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के माणा गुंजी चाइना बॉर्डर से जुड़ी हुई है, ऐसे में उन्हें भारत का अंतिम गांव के रूप में नहीं बल्कि प्राथमिक गांव के रूप में माना जाएगा और इसका विकास भी समान रूप से किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहां से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को, जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी एमएचए कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांव को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेजी से विकास होगा। मैं समझता हूं कि वो गांव सभी के लिए निकट भविष्य में देखने योग्य होंगे। जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो इन गांवों तक भी जाएं। दो 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सीएम धामी ने सभी विभागों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों ने
धरातल पर काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड के अंतर्गत विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 2025 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको पूर्ण करने के लिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। सभी विभागों की जल्द ही 31 मार्च 2024 तक की कार्य योजना, लक्ष्य और राजस्व वृद्धि के लिए विभाग जो प्रयास कर रहे हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को धरातल पर परखने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने बस ट्रांजिट कंपाउंड और निर्माणाधीन ट्रांजिट कैंप भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई व्यवस्थाओं को लेकर अपना संतोष भी जताया। वहीं ट्रांजिट कैंप भवन के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी दिखाई दी। बता दें कि कमिश्नर ने 15 अप्रैल तक ट्रांजिट कैंप भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के कार्य अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है। 15 दिन में यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो लेट लतीफी और लापरवाही बरतने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनसे जो हमारी बातचीत हुई थी 21 मार्च तक इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कुछ कार्य बढ़ गया है उसमें। जो बाहर पार्किंग एरियाज हैं, बस बेज हैं, ये सब बाद में बढ़ा है। तो अब हमने टारगेट इनको यही दिया है कि 15 अप्रैल तक इसको पूर्ण कर लें और पूर्ण करके हमें हैंड ओवर करें, ताकि 22 अप्रैल से जो हमारी यात्रा का कार्य है वो इस परिसर से प्रारंभ हो सके और प्रयास यही चले। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के बाद उनके घर के लिए नोटिस भेजा गया, जिसके बाद से कांग्रेस मेरा घर राहुल गांधी का घर के नाम से मुहिम चला रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि नोटिस कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा गया। सांसद को आवास मिलता है। संसदीय आचार संहिता के अंतर्गत नोटिस दिया गया। जब कोई सांसद नहीं रहता तो उससे आवास खाली करवाना पड़ता है। नोटिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया है। संसदीय आचार संहिता जो है उसके अंतर्गत है। सांसदों को आवास मिलते हैं, जब सांसद नहीं रहते तो उनको खाली करना पड़ता है। अगर उनको उस समय चाहिए तो उस समिति, जो आवास समिति है संसद की, उसके सामने अपना प्रार्थना पत्र दें कि मुझे 4-6 महीने के लिए चाहिए। जो उसकी प्रक्रिया होगी उस पर निर्णय होगा। लेकिन अगर सांसद नहीं है तो संसद वाला बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। पौड़ी जनपद के पुलिस उपाधीक्षक प्रेमलाल टमटा 40 साल 10 महीने अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो गए हैं। उनके साथ अपर पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद भट्ट भी 37 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद इच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए। टमटा जनता के साथ कुशल व्यवहार और किसी भी अपराध, सामाजिक और कानूनी समस्या के समाधान के प्रति दिन रात फोन उठाकर समस्या का समाधान करने की अपनी भरसक कोशिशों के चलते काफी लोकप्रिय रहे हैं। पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में उपाधीक्षक सीओ टमटा को भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में अनुभवों को साझा कर पुलिस उपाधीक्षक प्रेमलाल टमटा ने कहा कि साथ बिताए पल हमेशा याद रखेंगे। बहुत जो है जुझारू रूप से सेवा करने वाले हैं और ये जनता का जो है यही हमारे लिए संदेश उनका रहता है कि जनता सबसे पहले है, उसके पीछे हम लोग भी हैं जो है। तो अभी जो मैडम का जो संदेश हमारे लिए है
कि सबके से कानून जैसे बनाए उस कानून के साथ कार्य करना है और अपने कार्य में ढिलाई नहीं करनी कहीं भी जो है। ये हमारे लिए जो संदेश है। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सेवानिवृत्त के मौके पर जो है ये एक परंपरा बनी हुई है कि आपको जो है सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद जो है आयु अवधि जब पूर्ण होती तो रिटायरमेंट जाना है, तो उस पर मैं भी मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की चेतावनी और नियमों को अनदेखा करना एक रेस्टोरेंट संचालक को भारी पड़ गया है। पुलिस ने तपोवन में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और रेस्टोरेंट संचालक को फटकार लगाने के बाद चालान काटकर जुर्माना वसूल किया है। भविष्य में दोबारा से अवैध रूप से शराब पिलाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि कई दिनों से लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि रात के समय तपोवन के कई रेस्टोरेंट में चोरी छिपे अवैध रूप से लोगों को शराब परोसी जाती है। सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की और अचानक 3 टीम बनाकर अलग अलग रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इस दौरान रोड हाउस रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने संचालक को पहले जमकर फटकार लगाई और फिर चालान काट जुर्माना वसूल किया। साथ ही भविष्य में दोबारा अवैध रूप से शराब नहीं पिलाने की चेतावनी भी दी। दो दिनों से हुई लगातार बारिश से पहाड़ों की रानी मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हुई बारिश से केम्प्टी मसूरी मार्ग वाल्मीकि मंदिर के पास होटल सोआई की दीवार गिर गई, जिसकी टैक्सी स्टैंड की 3 गाड़ियां बुरी तरह से इसमें क्षतिग्रस्त हुई है, जिसका जायजा लेने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर वाहन स्वामियों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें होटल की दीवार गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान होने की सूचना मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले को लेकर होटल के मालिक को बातचीत के लिए बुलाया। साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। जैसे मुझे जानकारी मिली आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की हिस्सा था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा प्रभावित लोगों को दिलाया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जहां बेमौसमी बारिश ने बाजपुर के लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वहीं शहर में चारों तरफ पानी का सैलाब लगा है। बाढ़ के पानी के साथ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां बहकर पानी में आ रहे हैं, जिससे पुल भी ब्लॉक हो गए हैं। बता दें कि अचानक हुई बारिश से एक तरफ किसानों की फसलें तबाह हो गई, तो दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भर जाने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते भी देर रात अपनी पूरी टीम के साथ शहर की सड़कों पर बाढ़ के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करते नजर आए। पुलों के नीचे लगे जाम को जेसीबी से हटाया गया। इस दौरान अध्यक्ष गित्ते ने कहा कि जंगल से कूड़ा करकट बहकर आने से पुलों में जाम लग गया है, जिसे हटाकर बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। अगर शहर की जनता को बाढ़ से कोई समस्या आती है तो नगर पालिका से संपर्क करें। नगर पालिका की टीम एक फोन पर उनके घर के बाहर मदद करने के लिए खड़ी नजर आएगी। में पानी घुस गया, मेरे पूरे घर में पानी घुस गया, मेरे काफी सामान का जो है हानि हुई है, नुकसान हुआ है और जो है पूरे गांव में जो है पानी आ गया है, जिससे कि काफी सारी फसलें खराब हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये ऊपर से जंगल से जो कूड़ा करकट है जंगलात का, वो कूड़ा बह के पानी के साथ यहाँ आ गया और हमारी इंदिरा कॉलोनी में जो रेवड़ा पुल है उसके नीचे आके कई ट्राली कूड़ा आके जम गया है,
जिससे कि पूरे शहर के अंदर पानी की भरने की संभावना हो गई थी। इसको देखते हुए नगरपालिका की टीम यहाँ मौजूद है और जेसीबी हमारी चल रही है। इस पर अब स्थिति जो है कंट्रोल में है और पानी जो है पुल के नीचे से बहना चालू हो चुका है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां अब शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों ने गोद लिए गांवों की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता जल्दी गोद लिए गांवों की हकीकत जानने गांव में जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से सभी का मार्गदर्शन करेंगे। 2024 को लेकर प्रशिक्षण दे रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर कर रही है। उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदेश और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन खापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, इसलिए जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और सरकार उनका बंगला खाली करा रही है। केंद्र सरकार आज विपक्ष से घबरा गई है और जनता 2024 में बीजेपी को इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश भर में राहुल गांधी के करोड़ों घर हैं, हमारे सबके घर अपने घर हैं और राहुल गांधी इस कार्यवाही से डरेंगे नहीं, सरकार से लड़ते रहेंगे। हम सब कांग्रेस से राहुल गांधी के साथ हैं। केंद्र की सरकार डर गई उनके प्रश्नों से और संसद में किसी भी मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने कोई सही जवाब दिया। और राहुल जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे जो बदहाल होती जा रही है, ध्वस्त होती जा रही है, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त होती जा रही है, जब वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाती है। और ये डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं, उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रुड़की महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है। इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्र और प्रदेश के साथ स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी।
जबरेड़ा विधायक और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाति ने कहा कि अडानी मामले में आवाज उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की। आमजन की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती है, लेकिन बीजेपी की सरकार जनता को दबाने का काम कर रही है और अब कांग्रेस सांसदों को लोकसभा में बोलने का समय भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएगी। उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जैसे हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जैसे वो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष को चलाने की बात कर रहे थे, जैसे वो संसद में अपने हकों की मांग कर रहे थे और सरकार ने देशभाव के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आज से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में आज विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाही कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। केंद्र सरकार की दमनकारी नीति, महंगाई, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय संपत्ति की खुली लूट के खिलाफ कांग्रेस अपने आंदोलन को जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां एक और सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पाई और न ही जोशीमठ आपदा प्रभावितों को उनके हक दे पाई है। संपत्ति लूट जा रही है, उसके लिए और जिस तरीके से सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है, उसको लेकर जय भारत सत्याग्रह ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और जगह जगह हमारा पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश सरकार के कैसे एक एयरपोर्ट का नाम जो आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया था, नाम बदला जा रहा है। हम उन 6 बिंदुओं को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। से जुड़े हुए प्रदेश के सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर और उपस्थित भाइयों बहनों, आज के समारोह में जब प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हम इस वर्ष का उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों, उत्कृष्ट निर्यातकों और प्रदेश की परंपरागत बुनकरों की इस परंपरा को जहां पर कभी 1 जुलाई में एक अनाथ बच्चे को पालन पोषण किया था और वही एक सिद्ध संत कबीर के रूप में जग विख्यात हुआ था, संत कबीर पुरस्कार से प्रदेश के 51 बुनकरों को आज सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे प्रदेश भर में प्रदेश की परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश सरकार ने
2019 में इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, ऐसे 75,000 कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देने के उपरांत आज टूल किट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 600 हस्तशिल्पियों को यहां पर, कारीगरों को आज यहां पर टूल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और प्रफुल्लित होने वाला क्षण है जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की उनके संकल्प को एक गति देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आने के उपरांत उत्तर प्रदेश